ओके डियर स्टूडेंट, न्यूरोलॉजी में हमारा अगला एजेंडा जो है वो स्पाइनल वर्टिब्रा, स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। जैसा कि आपको याद है कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसका जिक्र किया था कि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें थी। तो ब्रेन के मुख्तलिफ जो पार्ट्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटमी को डिस्कस किया। Now is the time that we move to the second part of it, and that is the spinal cord itself. तो स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड है विच रन्स इन द स्पाइन, और ये स्टार्ट होती है फॉरमन मैग्नम से। आपको याद होगा देयर वाज अ बिग होल इन द क्रेनियम इटसेल्फ, जो कि नीचे की तरफ वहाँ से ब्रेन जो था वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता था, और हमने उसका नाम फॉरमन मैग्नम पढ़ा था। और फॉरमन मैग्नम से ये एक्सटेंड होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और लंबर रीजन तक चली जाती है। इस बारे में हम लोग इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। वर्टिब्रा, वर्टिब्रेट्स के बारे में आप जानते हैं कि दीज आर बोनी स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आप अपराइट खड़े हो जाते हैं। और ऐसे तमाम जानदार जो कि स्पाइनल कॉर्ड रखते हैं उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जबकि जो हमारे ऐसे जानदार जो कि ज़मीन पर घसीटते हैं और दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स, इंसान एक वर्टिब्रेट है और इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड भी है। और स्पाइनल कॉर्ड की मौजूदगी क्यों है, उसके दो एजेंडाज थे। पहला एजेंडा तो ये था कि बॉडी को उन बोन्स के ज़रिए, उन स्पेशलाइज्ड बोन्स के ज़रिए एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए कि वो अपराइट खड़े हो सकें। और दूसरा ये कि इन्हीं वर्टिब्रेट्स के अंदर से, इन्हीं वर्टिब्रा के अंदर से एक ब्रेन जो है वो डिसेंड करता है नीचे की तरफ, जिसको कि आप स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में इट्स अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसका एक और बड़ा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कि हर वर्टिब्रेट्स के पास से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व्स भी शामिल हैं और पेरिफेरल नर्व्स भी शामिल हैं। अब ज़रा इनको, और स्पाइनल नर्व्स भी शामिल है। तो स्पाइनल नर्व्स बेसिकली निकलेंगी आपके वर्टिब्रा के अंदर से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल इसलिए कहा गया था, या ब्रेन, ब्रेन जो था वो तो एक क्रेनियम के अंदर मुकैयद था, लेकिन अब बाकी बॉडी को कौन लुक आफ्टर करेगा, तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए नेचर ने ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में से यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं उनका नाम स्पाइनल नर्व्स होगा। तो अब आप याद रख लीजिए कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होने वाली जो नर्व्स हैं, इनको स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और हम इस बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। मूविंग अहेड, अब अगर ज़रा इसको गौर से देख लें, स्पाइनल वर्टिब्रेट एंड स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा। आपके सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिजियल तक, सर्वाइकल आपका स्टार्टिंग नर्व होगा जो C1 कहलाता है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो C1, C2, 3, C3, C4, C7 तक जाता है। उसके बाद फिर थोरेसिक वर्टिब्रेट शुरू हो जाते हैं। ये मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट एवर आई एम सेइंग। सो बेसिकली ये जो 33 वर्टिब्राज हैं, इनको पढ़ने के लिए हमने 5 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इनको डिवाइड कर दिया। यानी कि वर्टिब्रेट्स की जो एक लाइन है, ये जो 33 वर्टिब्रेट्स ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ये सारे के सारे अगर इनको स्टडी करना हो तो हमने इनको स्टडी करने के लिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट की है कि जो पहले 7 हैं उनको हम सर्वाइकल कहते हैं, और 7वें के बाद जो थोरेसिक हैं, थोरेसिक रीजन के सामने हैं, उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं, और ये 12 हैं। यानी पहले 7 का ग्रुप है, फिर 12 का ग्रुप है, फिर लंबर रीजन पे आ जाते हैं, वो 5 का है ग्रुप। उसके बाद सैक्रल में भी 5 का ग्रुप है, और इसके नीचे 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा हैं जो कि सारे के सारे एक वर्टिब्रेट की सूरत में हमें आपको नजर आते हैं। यानी हैं तो वो 4, लेकिन उनको हम फ्यूज होके वो एक की फॉर्म में नजर आएंगे आपको। तो व्हाई हैव वी डन दिस, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इसको, जो आपके वर्टिब्रेट सेक्शंस हैं उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से
उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो मुख्तलिफ, जैसे थोरेसिक देखें आप, थोरेसिक कैविटी के सामने जो वर्टिब्रा उन्हें थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। लिहाजा इसी तरीके से जब हम सर्वाइकल की तरफ आते हैं तो आपकी गर्दन से मुल्हिका और उससे रिलेटेड जितने भी सर्वाइकल, जितने भी हैं आपके वर्टिब्रा, वो आपके सर्वाइकल रीजन में नज़र आएंगे आपको। तो ये C1 to C7 अगर मैं उसको आपको डायग्राम में दिखा दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करने की भी कोशिश करूँगा, और अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि सर्वाइकल नर्व्स जो हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकल रही हैं। ये डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके लेफ्ट साइड पे देख के नज़र आ रहा है, देयर आर 7 इन ऑल। और उसके बाद थोरेसिक में आपको 12 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लंबर रीजन में आपको 5 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाए राइट साइड पे सैक्रल आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, सैक्रल प्लेक्सस उनको बोल रहे हैं। और सबसे आखिर में कॉक्सिक भी आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द कॉक्सिजियल रीजन। तो अब दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि ये जितने भी वर्टिब्रा हैं, चाहे सर्वाइकल के हों, चाहे थोरेसिक के हों, चाहे लंबर के हों, चाहे सैक्रल के हों या चाहे कॉक्सिजियल के हों, इन सब में से नर्व्स इमर्ज होती हैं। और ये नर्व्स कौन सी हैं? ये नर्व्स हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। चूँकि स्पाइन में से निकल रही हैं इसलिए स्पाइनल नर्व्स हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा से नज़र आने वाली जो नर्व्स हैं, दीज आर 8 इन ऑल। ये 8 नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि 7 वर्टिब्रा में से 8 आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 12 थे इसके अंदर से अगेन आपको थोरेसिक नर्व, 12 थोरेसिक नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं। लंबर में आ जाएं तो अगेन यू विल सी कि आपको 5 नर्व्स जो हैं वो यहाँ से इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से सैक्रल से 5 आपको नज़र आती हैं, और कॉक्सिजल में आपको 1 नर्व जो है वो नज़र आ रही है। अब ज़रा गौर से आप इसको देखें इसी डायग्राम को, तो आपको नज़र आ रहा है कि दिस पार्ट वॉज द फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम से जब स्पाइनल कॉर्ड ने नीचे डिसेंड किया तो वो नीचे आती जा रही है फोरामन मैग्नम से, और कहाँ तक आती है? यहाँ तक आती है, इस रीजन तक आती है। और ये रीजन कौन सा रीजन है? ये देखें, ये लंबर रीजन है। ये देखें यहाँ से लंबर स्टार्ट हो रहा है, तो ये लंबर रीजन तक एक्सटेंड करती है। आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट आती जा रही है, आती जा रही है, और ये लंबर तक आई है। ये नीचे तक नहीं चलेगी, तमाम वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्राज में नहीं है, कॉक्सिजियल के अंदर इस तरीके से नहीं है, बल्कि यहाँ पर आकर ये ख़त्म होगी। फिर यहाँ से जो है वो नर्व्स, यहाँ से जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसके अंदर देखें तो एक और चीज़ जो देखने वाली है वो यहाँ पर कि 2 जगह से इनलार्जमेंट होती है। वैसे तो एक सारा कुछ सीधा साधा सा एक ट्रैक है, लेकिन 2 जगह से ये जो है ना डायलेटेड पोजीशन में, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक तो इस लंबर रीजन से और एक आपका यहाँ पर सर्वाइकल रीजन पे, ये 2 जगह पर ये थोड़ी सी मोटी है और उसके अलावा ये बिल्कुल सीधी चलती है। तो ये डायग्राम अगर आप इसको गौर से इमेजिन कर सकें कि इफ़ वी आर काउंटिंग ऑन देम, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा थे, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो 8 हैं। और आप दूसरी चीज़ जो आप देखें वो ये कि इसके ऊपर वाले एंड से नर्व निकलती है। ये देखें आप, ऊपर वाले एंड से नर्व निकली है, ऊपर वाले से निकली है, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से, लेकिन इसके बाद जितनी भी नर्व्स हैं वो नीचे से निकलती हैं। यानी ये मैं जब आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगा तो आप इसको देख पाएंगे कि आपने ये जहन में रखना है फिलहाल के सर्वाइकल वर्टिब्रास के अंदर से सर्वाइकल नर्व्स, थोरेसिक के अंदर से थोरेसिक नर्व्स, लंबर के अंदर से लंबर नर्व्स, सैक्रल के अंदर से सैक्रल नर्व्स, और कॉक्सिजियल नर्व जो है वो कॉक्सिक्स से निकलती है। अब कॉक्सिक्स भी एक वर्टिब्रा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम फोरामन मैग्नम टू लंबर L1 L2, L1 और L2 तक ही आता है। ये देखें लंबर नंबर 1 यहाँ पर है, और लंबर यहाँ तक ही आपका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ डिसेंड करती है। स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन द वर्टिब्रल कैनाल विद इन 3 मेनिंजेस, और इसके ऊपर भी आप ये वही मेनिंजियल लेयर्स हैं जो हमने पहले अपने ब्रेन के वक्त पढ़ी थी, और वो थी पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एक्नॉइड मैटर। ये सारी की सारी वही जो है वो इनके ऊपर भी कवरिंग है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका भी जो एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन है वैसी ही है जैसी कि ब्रेन की थी। इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एक्सेप्ट द सर्वाइकल एंड लंबर एनलार्जमेंट। ये बिल्कुल एक
सिलेंडर की तरह आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, लेकिन दो जगह से, एक तो लंबर वाले पॉइंट पर आकर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और एक सर्वाइकल में इस जगह पर ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। और चौड़ी होने का मकसद क्या है? मकसद इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ से ज़्यादा नर्व्स जो हैं वो निकलेंगी। यहाँ से नर्व्स की जो ज़्यादा इमर्जेंस है वो यहाँ से हो रही है। Tapers off into conus medullaris from where a prolongation of pia phylum terminale is attached to coccyx. अब ये देखें, दिस इज फाइनल टर्मिनेल, ये बिल्कुल आखिरी नर्व है। और ये जो फाइनल, इट्स नॉट नर्व, ये इसका एंड पॉइंट है। किस चीज़ का एंड पॉइंट है? ये बेसिकली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, अब उसकी शक्ल जो है वो चेंज होती जा रही है, होती वो बिल्कुल एक नैरो डाउन होती हुई एक फाइनल एंडिंग है। दिस इज कॉल्ड द फाइनल टर्मिनेल। टर्मिनेल कहते हैं द फाइलम टर्मिनेल। टर्मिनेल स्टैंड्स फॉर द लास्ट थिंग। तो ये लास्ट जो है इसकी ग्रोथ है। और दूसरी जो इसके अंदर आपने चीज़ देखनी है कि ये वाला पार्ट, दिस कोनिकल पार्ट इज कॉल्ड द कोनस मेडुलैरिस। कोनस मेडुलैरिस, ये कोनस मेडुलैरिस और श्रिंक होता होता फाइनल टर्मिनेल की शक्ल जो है वो आपको, ये दिस इज द फाइनल टर्मिनेट। ठीक है, दिस पॉइंट इज द फाइनल टर्मिनेट। यहाँ पर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ थी वो ख़त्म होगी। जो इसके अंदर कॉर्ड तो यहाँ तक थी, लेकिन ये जो वर्टिब्रा का सेक्शंस है ये यहाँ तक नीचे की तरफ चलता है। अब अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, दिस इज फाइनम टर्मिनल, दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड फाइनल टर्मिनल। ठीक हो गया। और यही रीजन है जो कि सैक्रल और कॉक्सिजियल है। कॉक्सिक इज द लास्ट वर्टिब्रा और कॉक्सिक एक ही होता है। जैसे हमने देखा कि सर्वाइकल जो थे वो 7 थे, थोरैसिक जो थे वो 12 थे, लंबर जो थे वो 5 थे। कॉक्सिक कितने होंगे? कॉक्सिक का एक ही पेयर होता है। ठीक है, और ये सारे पेयर्स की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं। इन द मिड लाइन देयर इज एन, अच्छा इसको पढ़ने से पहले आई वुड लाइक कि ये आप देखिए, नाउ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। जब उसको हमने काटा तो आपको नजर आ रहा है एक आगे से फिशर, फिशर कहते हैं एक कटाव है, एक ऊपर वाली साइड से कटाव है और एक नीचे वाली साइड से कटा हुआ। ये वर्टिब्रा का एक साइड है और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा साइड जो है वो इस तरफ होगी। यानी जैसा इस तरफ है बिल्कुल वैसा ही इस तरफ है, और इनके दरमियान में एक फिशर है। दिस इज कॉल्ड अ फिशर। ये एक कटाव और दूसरा कटाव। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला या इंटीरियर फिशर, इसको कहते हैं इंटीरियर फिशर। ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ऊपर वाली जगह ये नीचे वाली जगह। तो इंटीरियरली अगर आप इसको देखें तो आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ डीप फिशर, और नीचे वाली साइड से एक डीप नहीं है, जरा नैरो फिशर है। और उसके बाद आप ये देखें कि इसमें से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, कुछ नर्व्स इस तरफ से निकल रही हैं। इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। ये डॉर्सल रूट, कुछ नर्व्स देखें आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं ब्लू कलर की, कुछ नर्व्स नजर आ रही हैं रेड कलर की। अब हम अगर इस स्ट्रक्चर को समझ जाएं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने ये एक वर्टिब्रेट ले लिया क्योंकि हमने देखा कि सी भी था, सर्वाइकल भी था, उसके बाद सैक्रल भी था, कॉक्सिजियल भी था, थोरैसिक भी था, ढेर सारे। हमने रैंडमली एक निकाल लिया उसके अंदर से एक वर्टिब्रा। जब उसको स्टडी किया तो हमने देखा कि वर्टिब्रा की शक्ल कुछ ऐसी है कि ऊपर से एक, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बराबर बराबर। ठीक है, तो जब आप देखते हैं तो ये एक सेंट्रल आपको नज़र आ रहा है फिशर, और एक ये वाला नज़र आ रहा है। सो इसको हम कहेंगे कि ये डॉर्सल रूट है। दीज आर द डॉर्सल रूट्स ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स की डॉर्सल साइड है, ये इसकी वर्टिब्रा की डॉर्सल साइड, और इसमें से मर्ज होने वाली रूट्स जो हैं वो डॉर्सल रूट्स कहलाती हैं। और जबकि ये जो है ये वेंट्रल है, और इसके अंदर से हमें जो नर्व्स निकलती नज़र आ रही हैं वो वेंट्रिकल रूट्स हैं। So these are ventricle roots, these are dorsal roots. अब ज़रा इस डायग्राम को अपने जहन में रखिएगा। हम इसको पढ़ने की देखने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि इनका कलर कोडिंग भी कर दी गई कि ये नर्व्स कुछ और हैं और ये नर्व्स कुछ और हैं। आपके ख्याल में कौन सी नर्व क्या कर रही होगी? अब देखो, दो काम थे। एक काम था सेंसेशंस लेकर जाना, एफरेंट और रिफरेंट, अगर आप याद रखें। कुछ नर्व्स का ताल्लुक सेंसेशन के साथ होगा, कुछ का ताल्लुक जो है वो मोटर के साथ होगा। लिहाजा इन दोनों के अलग-अलग काम है, तो लिहाजा इसीलिए इसको कलर कोडिंग की गई है। तो कलर कोडिंग करते हुए आप देखें कि ये यहाँ तक तो ब्लू आ रही थी आ रही थी आ रही थी, लेकिन उसके बाद ये ब्लू जो है वो इधर चली जाती है और यहाँ से रेड जो है क्रॉस ओवर करके उस तरफ चली जाती है। यानी इमर्ज दोनों अपने अपने सेक्शन से हो रही हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट
ये आपस में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि लाल वाली नर्व उधर भी चलेगी और ब्लू वाली नर्व जो है वो इधर भी आ गई है। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो इन द मिड लाइन देयर इज अ डीप एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर एंड शैलो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो इसको तो कह दिया आपने एंटीरियर फिशर, और इसको कहते हैं मीडियन सल्कस। So this part is the median sulcus, this part is the anterior longitudinal fissure. Anterior longitudinal fissure or median sulcus. This part is the median sulcus. Or 31 spinal nerves are attached to spinal cord by anterior or motor roots and posteriorly by sensory root and emerge from their corresponding inter वर्टिब्रल फोरामन। अब इसमें दूसरी चीज़ आपने देखी है, टोटल नर्व्स हमने पहले भी जिक्र किया था कि देयर आर 31 स्पाइनल नर्व्स जो कि निकलती हैं स्पाइनल इस इन वर्टिब्रास के अंदर से। और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो ये देखने वाली है कि ये जो एंटीरियर नर्व्स हैं ये आपकी कौन सी नर्व्स हैं, आपकी मोटर नर्व्स हैं, और पोस्टीरियरली ये सेंसरी नर्व्स हैं। अब ज़रा हम इसी डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। तो इंटीरियरली इसके आपने ये देखा, इंटीरियरली ये वाली जो है वो आपकी मोटर नर्व्स हैं और ये आपकी सेंसरी नर्व्स हैं। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स इसके दोनों साइड से, डॉर्सल साइड से, डॉर्सल रूट की तरफ से और वेंट्रिकल रूट की तरफ से मर्ज हो रही हैं आपकी सेंसरी, और ये आपकी मोटर है। सो रेड को आप समझ लीजिए कि ये सेंसरी और मोटर होगी। ओके, upper nerve roots are short and horizontal while lower roots are longer and are called chorda equina। जो नीचे वाली नर्व्स हैं जो कि आपकी सेंसरी नर्व्स आपको नजर आ रही थी, ये ऐसी नर्व्स हैं जो कि लॉन्ग हैं और इनका नाम कॉर्डा इक्विना होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाली नर्व्स हैं वो साइज में छोटी हैं और हॉरिजॉन्टल यानी वो सीधी सीधी मूव करती हैं। द फर्स्ट 7 cranial nerves exit about their corresponding vertebra, the remaining spinal nerves exit below the corresponding vertebra। तो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर पहले भी बताया था कि ऊपर वाली जो है वो शुरू वाली जो नर्व्स हैं ये जो वर्टिब्रा है इसके ऊपर वाले सेक्शन से निकलती हैं, और यहाँ पर बाकी सारी की सारी थोरैसिक और उससे नीचे ये सारी की सारी उसके लोअर एंड से इमर्ज करती हैं। अब मैं इसी तमाम चीज़ को एक दफ़ा फिर आपके लिए रिफ्रेश करना चाहता हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए कि सर्वाइकल ये और ये थोरैसिक के मुख्तलिफ रीजन्स थे जो जिसके तहत हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को तकसीम किया था। यहाँ से निकलने वाली नर्व्स जो हैं वो आपकी स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। सर्वाइकल से ये वाली नर्व सर्वाइकल नर्व्स निकल रही हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा से ये वाली नर्व्स निकली वगैरह वगैरह, ये मैंने आपको पहले सारा एक्सप्लेन किया। अब ज़रा जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त, कि मैंने फ़र्ज़ करें कि इसके इस सेक्शन में से ये वाला वर्टिब्रा निकाल लिया, ये वाला एक मैंने रैंडमली एक वर्टिब्रा निकाल लिया। तो इस वर्टिब्रा को जब मैंने ऐसे करके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से काटा तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन इमर्ज हुई। और ये वाली सिचुएशन इस तरह इमर्ज हुई कि अब ये एक सिंगल वर्टिब्रा है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। ऊपर वाली साइड पे भी फिशर है और नीचे वाली साइड पे सेंट्रल सर्कस है। इस डॉर्सल साइड से भी आपको रूट्स निकलती हुई नजर आ रही हैं और वेंट्रिकल साइड से भी आपको रूट निकलती नजर आ रही है। ये वाली आपकी मोटर नर्व्स कहलाती हैं और ये वाली आपकी सेंसरी नर्व, और देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम। अब ऊपर वाली जो है ये स्ट्रेट ज़रा होती हैं जबकि ये वाली जो है लॉन्ग हैं, और बिकॉज इनका काम सेंसेशंस के साथ है, ये सेंसेशन हासिल करती हैं पूरी जिस्म के अंदर से, लिहाजा दे हैव गॉट डिफरेंट रोल एंड देयरफॉर दे आर सपोज टू बी लॉन्ग एंड कर्वी। तो यही सारी चीज़ें इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रही हैं। आगे देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी तक तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखा कि देयर आर सम नर्व्स जो कि अगर ब्रेन से निकलती हैं तो उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और अगर वो स्पाइन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व 31 इन ऑल थी, जबकि जो ऊपर हमने क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स थी वो 12 थी। इन तमाम का यही काम है कि या सेंसेशंस लेकर जानी है जिसको आप सेंसरी नर्व कहते थे, या मोटर मूवमेंट करनी है जिसको आप मोटर नर्व्स कहलाते थे, या फिर ये मिक्स्ड किस्म की नर्व्स थी जिसके अंदर दोनों काम थे कि सेंसरी काम भी करते थे और मोटर काम भी करते थे। ये तो हम पहले से डिस्कस कर चुके थे। सो आगे चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमिक, ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है विच इज, यू मे कॉल इट्स एन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये होता क्या और ये कैसे आपकी बॉडी को मैनेज करता है? The autonomic nervous system is considered part of the peripheral nervous system. It regulates the body's internal environment in close conjunction with the endocrine system. तो हमारी बॉडी के अंदर वाले जो एनवायरनमेंट है उसको ये मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, किसके साथ मिलकर? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम क्या था? आपके जो एंजाइम्स आपकी बॉडी जो है वो सिक्रीट करती है, आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर सिक्रीशंस जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, उनके साथ मिलकर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, हमारे अंदरूनी जो वर्किंग ऑफ द बॉडी है उसको मैनेज करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकॉन्शियस मूवमेंट्स फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंटरनल सिस्टम इंक्लूडिंग विजिबल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनेटिक ऑर्गन्स, इनवॉलंटरी मसल फाइबर्स। अब ये करता क्या है? करता ये है कि जितने भी अनकॉन्शियसली काम हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हैं, वो हजम हो रहा है, आप पानी पीते हैं, आपको यूरिनेशन की नीड होती है, वो सारे का सारा जो सिस्टम है उसको कैसे हार्ट बीट कर रहा है, कितनी रफ्तार से हार्ट ने बीट करना है, लंग्स ने कितनी तेज़ी से काम करना है, वगैरह वगैरह। तो आप ज़रा ये ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी बॉडी, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को मैनेज करते हैं। अब हम अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट तेज़ नहीं कर पाते या अपनी मर्जी से अपने सांस की रफ्तार तेज़ नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हम भागना शुरू करते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो ज़्यादा पंप इन और पंप आउट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम टेंशन में या डर की सूरत में, हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है। भाई हमने तो दिल को नहीं धड़काया, तो somebody was managing it. Who was managing it? It was the autonomic nervous system जो उसको मैनेज कर रहा था। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और अगेन इसका काम क्या है कि बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं उनको इसने मैनेज करना है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। The autonomic nervous system is activated by centers in hypothalamus, brainstem and spinal cord. आपको याद है ना, जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने हाइपोथैलेमस का जिक्र किया था इन द मिड ब्रेन, तो ये वहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर कंट्रोल होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में से भी ये सारी चीज़ें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कंट्रोल होती हैं। देखो जैसे ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स थी वो दो काम करती थी, कौन कौन सा? सेंसरी और मोटर। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका स्पाइन है, इसमें से जो इमर्ज होने वाली स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी दो ही काम कर रही हैं, वो भी मोटर का काम भी कर रही हैं और सेंसेशंस भी ले रही हैं। और ये तो होगी बाहर का स्ट्रक्चर। अब व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द बॉडी? अब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको विजुअल ऑर्गन्स कहा जाता है, और जिसमें कि आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो आप उनको अनकॉन्शियसली वो उनको मैनेज करती है बॉडी, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जिसका कि अभी हमने जिक्र किया, और इट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। द एएनएस हैज टू कंपोनेंट, इसके दो पार्ट्स हैं, एएनएस के दो पार्ट्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा बॉडी के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इसको बेसिकली हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जैसा कि नाम से जाहिर है, वो कहते हैं सिंपैथी करता है आपके साथ, और पैरासिम्पैथेटिक उससे हट के काम करता है। तो एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि आपके साथ सिंपैथी करेगा। फॉर एग्जांपल आपने भागना है तो अब आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपके लंग्स को कहेगा ज्यादा ज्यादा पंप करो, आपके हार्ट को कहेगा ज्यादा ज्यादा ब्लड को सप्लाई करो, ये बंदा तो भाग रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से डर के सूरत में, खौफ की सूरत में, फाइट फ्लाइट फ्राइट, ये तीन रिस्पॉन्सेज है जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, इसके अंदर आपकी हार्ट बीट, आपका सांस की रफ्तार, ये सारा कुछ बदल जाता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेस सिचुएशन। सिंपैथेटिक response to stressful situation include increase in blood pressure, heart rate, vasoconstriction of the peripheral blood vessels, inhibition of GI peristalsis and bronchodilation। ये सारे का सारा काम जो है उसको रोक दिया जाता है, और रोक दिया जाने से मुराद ये कि आप एकदम जो है वो ऐसे लेवल पे आ जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये वाला जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है।
अब रिमेंबर इनको हम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होने के नाते इसकी जो ड्यूटी लगी थी वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी बॉडीली नीड्स को मीट करने के लिए इसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहा कि हमारी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट्स इनको मैनेज किया जाए, लिहाजा बहुत सारे काम जो है ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब ज़रा गौर से इस डायग्राम को देख लें, इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तो मिड ब्रेन हो गया, ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। देन वी हैव गॉट मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड देन दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये एक रफ सी एक डायग्राम आप देख लीजिए, तो इसमें देख लीजिए कि ये यहाँ से भी डायलेट हुई थी और यहाँ से भी डायलेट हुई थी। तो ये कौन सी जगह थी? ये सर्वाइकल रीजन से डायलेट हो रही थी। और ये यहाँ पर दिस वन इज द लंबर रीजन, ये वाला पार्ट जो है ये लंबर रीजन, और नीचे सैक्रल है और सैक्रल S1 S2, और ये वाला जो है ना ये आपका फाइनल टर्मिनेट, ये कॉक्सिक है, दिस इज द कॉक्सिक एरिया। अब ज़रा गौर करें तो देखें कि किडनी को कौन कंट्रोल कर रहा था? ये किडनी मेडुला से कंट्रोल हो रही है। हार्ट जो है वो भी मेडुला से कंट्रोल हो रहा है, जबकि आपके ये यूरिनेशन वाले जितने भी सिस्टम है ये देखें ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपकी ये आपका स्टमक और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी की सारी कंट्रोल होती हैं। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को गौर से देखें तो यू विल रियलाइज़ कि देयर इज़ अ वंडरफुली वेल नेटेड प्रोग्राम बाय नेचर, जो कि आपको आपकी बॉडी के जो वाइटल फंक्शन हैं उनको मैनेज करने के लिए इंगेज करता है। तो इसमें डायग्राम के अंदर यू कैन सी के लंग्स कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, हार्ट, लिवर। अब लंग्स की मूवमेंट हो जाए या हार्ट का इशू हो जाए या आपकी डाइजेशन हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ला, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे हैं। आपका ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर जो विजुअल फंक्शंस हैं उनको मैनेज करता है। अब दूसरे की बात करते हैं, वो तो ऑटोनॉमिक के अंदर एक तो था सिंपैथेटिक और दूसरा है उसके साथ पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वेजिटेटिव फंक्शन। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ये आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेकर आता है, उसी हालत में लेकर आता है जिसमें था। फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़ाई हुई और आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी और आपके लंग्स जो है उन्होंने तेज़ तेज़ पंप करना शुरू कर दिया, लेकिन व्हाट इफ जब लड़ाई ओवर हो जाएगी तो अब आपको रिलैक्स भी तो करना था ना। अब रिलैक्स करने के लिए एक और सिस्टम है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक के साथ ही काम करता है। सिंपैथेटिक उन चीज़ों को बढ़ा रहा था और पैरासिम्पैथेटिक आपकी हिफाजत के लिए बढ़ा रहा था, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उन्हीं चीज़ों को लोअर डाउन कर देता है, टेम डाउन कर लेता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी कंजर्व कर सके। It is involved in those functions associated with conservation of energy. The function of the parasympathetic nervous system include the decreasing the rate of the force of the heart or decreasing blood pressure and respiration and stimulating GI peristalsis। और आपका हाजमा दोबारा से शुरू हो जाएगा, जो कि उस वक्त रुक गया था वाइल आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सारे का सारा उसको होल्ड कर दिया था, ताकि वो पंप ज़्यादा कर सके। हार्ट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, लंग्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, लिहाजा ब्लड सप्लाई जो उधर ज़्यादा होगी और आपकी डाइजेशन सिस्टम में ये चीज़ें कम हो गई। तो बेटे अगर आप इन डायग्राम्स को और इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि किस तरीके से नेचर ने आपके लिए एक नर्वस सिस्टम को मैनेज किया है। और नर्वस सिस्टम के अंदर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीच, तो अगेन स्पीच के लिहाज से फॉर एग्जांपल एक शख्स जिसको कि वो हर वक्त इसी कंडीशन में रहता है और उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हर वक्त जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक है वो हर वक्त उसकी हार्ट बीट को तेज़ रखता है और हर वक्त उसकी रिस्पायरेशन को तेज़ रखता है, तो सर्टेनली उसकी स्पीच पे भी फ़र्क पड़ेगा। जब दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा हो, जब सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा हो, तो बोलना मुश्किल होता है। सो एट टाइम्स ऐसे वी माइट कम अक्रॉस पीपल जिनके साथ ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन उनको हम स्पीच और लैंग्वेज के इश्यूज नहीं लेंगे। ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि with a tensed breathing pattern और with a intense हार्ट बीट एंड स्पीच जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, वो प्राइमरी एलिमेंट नहीं रहा था।
क्योंकि उसका ताल्लुक विजुअल फंक्शंस के साथ था और ऐसी चीज़ें आपको लाइफ को मैनेज करती हैं। लिहाजा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, व्हाटएवर, ये दोनों के अपने अपने रोल्स हैं जिसके बारे में वी हैव आइडेंटिफाइड सम एलिमेंट्स ताकि हम इसको रिलेट कर सकें व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस. So if we have got any questions, please ask.